छत्रपती शिवरायांच्या ह्या पुण्यभूमीमध्ये संत तुकोबाराय आणि संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या या पुण्यभूमीमध्ये आज देशाचे सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वागत झालेलं आहे। थोड्याच वेळात ते या ठिकाणी पोहोचतायत। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे ही लोकसभेची निवडणूक देशाच्या दृष्टीने तुमच्या आमच्या दृष्टीने अतिशय प्रतिष्ठेची निवडणूक आहे। ही निवडणूक आपल्या भारत देशाचं परराष्ट्र धोरण, भारत देशाचं अर्थकारण, भारत देशाच्या शेतकऱ्यांचं काम हे सगळी ठरवणारी ही निवडणूक आहे। आणि म्हणून आपल्या सगळ्या मतदारांना मला विनंती करायची, देशातल्या आणि पुणे जिल्ह्यातल्या मतदान करताना आपण प्रामुख्याने नरेंद्र मोदीजींनी यांनी गेल्या 10 वर्षांमध्ये केलेली कामगिरी विचारात घेऊनच मतदान केलं पाहिजे। आज सर्रास बोललं जातं की हे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधातलं आहे। या सरकारच्या अगोदरच्या सरकारनं म्हणतात 70,000 कोटी रुपयाची शेतकऱ्यांची शेती कर्जमाफी योजना केली। पण मला आपल्याला आवर्जून सांगावंसं वाटतं की ह्या केंद्र सरकारनं गेल्या 5 वर्षांमध्ये 12 कोटी शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये प्रत्येकी असे 72,000 कोटी रुपये प्रत्येक वर्षाला आणि 5 वर्षाचे 3,60,000 कोटी रुपये हे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर डायरेक्टली जमा केलेले आहेत। खऱ्या अर्थानं हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं एक अतिशय मोलाचा हातभार या केंद्र सरकारने लावलेला आहे। कांद्याच्या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये आणि दूध भावाच्या प्रश्नामध्ये अनेक प्रश्न निर्माण केले जात होते। मला आपल्याला आवर्जून सांगावंसं वाटतं राज्य सरकारनं केंद्राकडे मागणी केली, आम्ही सगळ्यांनी केंद्राकडे मागणी केली आणि केंद्र सरकारनं नरेंद्र मोदीजींनी कांद्याच्या निर्यातीला जवळजवळ 1 लाख टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली। ही माझ्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आणि मदतीची गोष्ट आहे। त्याचप्रमाणे दुधाला अनुदान 5 रुपये लिटर हे राज्य सरकारने दिलेलं आहे। प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राने सुद्धा ही योजना महाराष्ट्रामध्ये लागू केलेली आहे। आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना विनंती करायची की येणाऱ्या 7 तारखेला बारामतीमध्ये आणि 13 तारखेला मावळ, शिरूर, पुण्यामध्ये या महायुतीच्या सर्व उमेदवारांना मतदान करताना एक गोष्ट लक्षात घ्या की माझ्या शिरूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये आणि बारामतीमध्ये आमचं चिन्ह आहे घड्याळ आणि घड्याळाला मत हे नरेंद्र मोदीजींना मत, घड्याळाला मत हे विकासाला मत, घड्याळाला मत हे देशाच्या विकासाला मत, असंच या ठिकाणी मी आपल्याला आवर्जून सांगतो। जाता जाता मी आदरणीय मुख्यमंत्री आणि देवेंद्रजींना विनंती करतो, माझ्या मतदारसंघातले 2 महत्त्वाचे प्रश्न आहे, पुणे नाशिक रेल्वे आणि चाकणची ट्रॅफिक, तळेगाव चाकण शिक्रापूरची ट्रॅफिक आणि पुणेनगरची ट्रॅफिक, यामध्ये आपण लक्ष घातलं तर माझ्या मतदारसंघामध्ये आमूलाग्र बदल होईल। एवढीच या ठिकाणी विनंती करून थांबतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यानंतर बारामती मतदारसंघातल्या नवे स्वप्न व नवी आशा घेऊन आलेल्या आपल्या लाडक्या आदरणीय सुनेत्राबाई पवार यांना मी विनंती करते की आपलं मनोगत व्यक्त करावं। नमस्कार। स्वत्व, स्वाभिमान व स्वविचारांची पायाभरणी करणाऱ्या राजमाता जिजाऊ साहेब, स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज, सामाजिक समतेचा संदेश देणारे महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले तसेच देशाच्या जडणघडणीमध्ये योगदान देणाऱ्या क्रांतिकारक आणि विचारवंतांच्या पुण्यनगरीत देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांचे स्वागत आपण सगळेच जण करत असताना मंचावर उपस्थित असलेले आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार, सर्वच महायुतीचे सन्माननीय नेते, पदाधिकारी आणि इतक्या अफाट संख्येने उपस्थित असणाऱ्या बंधू भगिनी
आणि सर्वच पत्रकार बंधू भगिनींनो, आज एका अत्यंत ऐतिहासिक क्षणांचे आपण सारे साक्षीदार आहोत। सन्माननीय नरेंद्र मोदी साहेब तिसऱ्यांदा गौरवशाली भारत देशाचे पंतप्रधान होण्यासाठी सज्ज होत आहेत। त्यावेळी त्यांना या पुण्यभूमीतून पाठबळ देण्याची संधी आपल्या सर्वांना लाभत आहे। बारामती लोकसभा मतदारसंघातून देखील त्यांना या शुभेच्छा आणि पाठबळ सर्व ताकदीने मिळणार आहे। हे अत्यंत नम्रपणे आणि आत्मविश्वासाने मी सांगू इच्छिते। आपल्या देशाचा मान, अभिमान आणि सन्मान जपण्याचं, वाढविण्याचं काम प्रचंड मेहनतीने करणारे पंतप्रधान म्हणून आज जगभरामध्ये मोदीजींची ओळख आहे। सबका साथ सबका विकास हा मंत्र जपणाऱ्या आपल्या या नेतृत्वाने या देशाचा प्रचंड आत्मविश्वास दिला आहे। त्याच आत्मविश्वासाच्या बळावर या देशातील प्रत्येक सेक्टरमध्ये विकासाची दमदार वाटचाल सुरू आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आदरणीय अजितदादा पवार यांची ओळख विकास पुरुष अशी आहे। अजितदादांचा वादा आणि मोदीजींची गॅरंटी यावर बारामती लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांचा विश्वास असल्याचा प्रत्यय मला प्रचारासाठी फिरताना सगळीकडेच आला। माझ्या बारामती लोकसभा मतदारसंघाला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचा, कर्तबगारीचा मोठा वारसा आहे। या मतदारसंघाच्या 6 विधानसभा मतदारसंघातील 9 तालुक्यांतून महायुतीला जो प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे, त्या बळावर मी अत्यंत आत्मविश्वासाने आणि जबाबदारीने एक गोष्ट सांगते, ती म्हणजे आदरणीय मोदीजी जेव्हा तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतील तेव्हा त्यांच्या पाठीशी बारामती आणि इतर आम्ही सगळे 4 मतदान लोकसभा मतदारसंघाचे पाठबळ नक्कीच एकवटलेले असेल। हा विश्वास मला बारामती आणि पुणे लोकसभेतील माझ्या सर्व जनतेने मला दिला असून आजच्या विराट सभेच्या निमित्तानं मोदीजीपर्यंत पोहोचवत आहे। आज या सर्व अफाट सभेमध्ये मी एवढाच विश्वास देऊ इच्छिते की जी मला आणि आपल्या सर्वांना कामगिरी दिलेली आहे ती नक्कीच आम्ही विश्वासाने पार पाडू। आपल्या सर्वांना मतदार बंधू भगिनींना एवढंच मी विनंती करते की आम्हा सर्व उमेदवारांसाठी आपण सर्वांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे मतदान करावं आणि आम्हाला प्रचंड मताने विजयी करावं हीच आपल्याला सर्वांना नम्र विनंती करते आणि थांबते। यानंतर विकासाचे स्वप्न, जनसेवेचा ध्यास घेऊन गतिमान निर्णय करणारे महाराष्ट्राचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार यांना मी आमंत्रित करते। छत्रपति शिवाजी महाराज के जय भवानी। धन्यवाद। आपल्या राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, 4 लोकसभा मतदारसंघाचे महायुतीचे मावळ, बारामती, शिरूर आणि पुणे हे सर्व उपस्थित असणारे महायुतीचे उमेदवार, महायुतीच्या घटक पक्षांचे उपस्थित असणारे सर्व आजी माजी खासदार, सर्व सन्माननीय पदाधिकारी आणि माझ्या पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले हजारो महायुतीला समर्थन करणारे मतदार बंधू भगिनी, तरुण मित्र आणि पत्रकार मित्रांनो, सुरुवातीलाच आपण या सभेला रेसकोर्सच्या मैदानावर एवढ्या प्रचंड संख्येने उपस्थित राहिला त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतोय। मित्रांनो, ही निवडणूक देशाचं भवितव्य ठरवणारी निवडणूक आहे। निवडणुका अनेक येतात, अनेक जातात, परंतु ह्या निवडणुकीला एक आगळं वेगळं महत्व आहे। गेले 10 वर्षाचा नरेंद्र मोदी साहेबांचा कारभार उभ्या भारत देशाने पाहिलेला आहे। 10 वर्षामध्ये असे एकमेव पंतप्रधान आजपर्यंत देशात झाले की त्यांच्या अंगावर कुठलाही भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नाहीये।
अतिशय स्वच्छ अशा प्रकारचा कारभार नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली भारताने त्या ठिकाणी चालवलेला। मित्रांनो, इथून पुढच्या काळामध्ये एक एक खासदार नरेंद्र मोदी साहेबांना समर्थन करण्याच्या करता, पाठिंबा देण्याच्या करता आपल्याला महाराष्ट्रातनं आणि देशातनं निवडून पाठवायचं आहे। आपल्या पुणे जिल्ह्याची जबाबदारी त्याच्यामध्ये मोठी आहे। आपण त्यामध्ये शिवाजीराव आढळराव पाटील, सुनेत्रा अजित पवार यांच्या खुणा आहेत घड्याळ, आणि मुरलीधर मोहोळ यांची खूण आहे कमळ, आणि आपले मावळचे श्रीरंगप्पा बारणे त्यांची खूण आहे धनुष्यबाण। महायुतीच्या ह्या 3 खुणा सगळ्या मतदार बंधू भगिनींनी लक्षामध्ये ठेवा। त्या मोदी साहेबांना पाठिंबा देण्याच्या करता, तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करण्याच्या करता, समर्थन देण्याच्या करता हे सगळेजण निघालेले। आपल्या आशीर्वादाची, आपल्या अतिशय बहुमोल अशा प्रकारच्या मताची त्या सर्वांना गरज आहे। मित्रांनो, केंद्राचा पैसा मोठ्या प्रमाणावर देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यात येत असताना महाराष्ट्राला पण तो मिळावा। महाराष्ट्रामध्ये पुणे जिल्ह्याला देखील माझ्या 4 लोकसभा मतदारसंघामध्ये तो यावा। एकनाथराव शिंदे, देवेंद्रजी आणि मी राज्य सरकारचा निधी तर आपल्या महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यामध्ये देण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु त्याला केंद्राची जोड मिळाली तर तुमच्या माझ्या भागातले मेट्रोचे प्रश्न असतील, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विमानतळाचे प्रश्न असतील, त्याच्या संदर्भामध्ये नॅशनल हायवेचे प्रश्न असतील, वेगवेगळे रेल्वे सुरू करण्याचे प्रश्न असतील, असे विकासाचे कितीतरी प्रश्न हे आपल्याला निकाली काढायचे आहेत। आणि त्याकरता मोदी साहेबांचं सरकार केंद्रामध्ये आलं पाहिजे। विरोधक वाटेल तशा प्रकारचे आरोप करतात, त्या आरोपामध्ये काही तथ्य नाहीये, काही खोटं नाटक सांगतात। संविधान बदललं जाणार आहे, घटनेमध्ये बदल केला जाणार आहे, काही लोकांना इथनं बाहेर काढलं जाणार आहे, दादांत खोटं सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न हे विरोधक करतात। आज विरोधकांना मुद्दा राहिला नाही, त्याच्यामुळे कुठं ना कुठं समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम त्यांचं चाललेलं आहे। 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन आजपर्यंत मोदी साहेबांना गेले 10 वर्ष कारभार केलेला आहे, हा आपल्याला विसरता येणार नाही। आज जगामध्ये सगळ्यात लोकप्रिय नेता हा जर कोण असेल तर ते नरेंद्र मोदी साहेब आहेत, हे देखील जगाने पाहिलेलं आहे। त्यामुळे आपली जबाबदारी वाढली। माझी आपल्याला सगळ्यांना आग्रहाची विनंती आहे की एक एक दिवस महत्वाचा आहे, कुठेही आपसामध्ये मतभेद ठेवू नका, एक एक मत महत्वाचं आहे। उन्हाळा तीव्र आहे, सकाळी 7 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत मतदान आहे, 11 तास मतदान आहे, त्याचा पुरेपूर फायदा घेऊन जास्तीत जास्त मतदान या पुणे जिल्ह्याच्या 4 लोकसभा मतदारसंघात कसं होईल हा प्रयत्न आपण सगळेजण करूया। आणि खऱ्या अर्थाने भारताचा सर्वांगीण विकास, जागतिक पातळीवर 3ऱ्या क्रमांकावर भारताची अर्थव्यवस्था नेण्याचं काम हे मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला करायचंय आणि त्या पद्धतीने आपल्याला पुढे जायचंय। खूप काही गोष्टी त्यांनी केल्यात, माझ्या नंतर बोलणारे अनेक मान्यवर त्याबद्दल बोलतील। मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि 4 महायुतीच्या उमेदवारांना लोकसभेमध्ये आपण सगळ्यांनी पाठवावं हीच आग्रहाची, नम्रतेची, कळकळीची विनंती करतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो। हे पक्ष म्हणतात आम्ही आता आळीपाळीने या ठिकाणी प्रधानमंत्री बनवू, त्यांना विचार आउट, मग पुन्हा घंटा खुर्चीच्या बाजूला फिरतील, मग जो दुसरा बसेल त्याचा नंबर, असे 5 वर्षात 5 प्रधानमंत्री बनवण्याचा विचार यांच्या मनामध्ये आहे। पण यांचे हे इरादे भारतातली जनता, पुण्यातली जनता, महाराष्ट्रातली जनता कधीच पूर्ण होऊ देणार नाही। कारण महाराष्ट्रानं ठरवलंय, अरे आज छत्रपती शिवरायांचा महाराष्ट्र आहे आणि या महाराष्ट्राने ठरवलंय
महाराष्ट्र केवळ एका व्यक्तीच्या पाठीशी उभा राहील आणि तो व्यक्ती म्हणजे कोण 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 मग लक्षात ठेवा, पुण्यामध्ये मोदीजींचं चिन्ह कमळ आहे, शिरूर बारामतीमध्ये मोदीजींचं चिन्ह घड्याळ आहे आणि मावळमध्ये मोदीजींचं चिन्ह प्रभू श्रीरामांचा धनुष्यबाण आहे. मोदीजींना थेट वोट हे आपल्या या 4 उमेदवारांना मत दिलं की आपलं मत थेट मोदीजींपर्यंत पोहोचणार आहे. आज आपण पाहू शकतो गेल्या 10 वर्षामध्ये पुणे जिल्ह्याचा चेहरा मोदीजींच्या नेतृत्वात बदलला. पुण्याची मेट्रो असेल, या ठिकाणी हायवेज असतील, या ठिकाणी मुळा-मुठा नदीचा शुद्धीकरणाचा प्रोजेक्ट असेल, या ठिकाणी 24/7 ची योजना असेल, या ठिकाणी एसटीपीची योजना असेल. प्रत्येक विषय जर या ठिकाणी मी सांगितला तर एक फार मोठी यादी आहे. पुणे शहराला आधुनिक रूप हे मोदीजींच्या माध्यमातून मिळत आहे. आता पुण्याचं नवीन टर्मिनल सुरू झालं, लवकरच त्या ठिकाणी आवागमन सुरू होईल. पुण्याला नवीन एअरपोर्ट देण्याचा मानस आमचा आहे. या पुण्याला देशाचं टेक्नॉलॉजी हब हे करण्याचा विचार आज आमच्या मनामध्ये आहे. मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, अजितदादा, आम्ही सगळे मिळून पुण्याला टेक्नॉलॉजी हबच्या रूपानं विकसित करतो आणि मला सांगताना आनंद वाटतो. अरे लोक सांगतात बंगलोर हे स्टार्टअप कॅपिटल आहे, कोणी म्हणतं हैदराबाद हे स्टार्टअप कॅपिटल आहे, पण तुम्ही आता या ठिकाणी जर बघितलं देशामध्ये सर्वात जास्त स्टार्टअप कुठे असतील तर ते महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि त्यातही सर्वात जास्त मुंबई आणि पुण्यामध्ये आहे. अरे देशाचं स्टार्टअप कॅपिटल हे महाराष्ट्र आहे आणि महाराष्ट्राचं टेक्नॉलॉजी कॅपिटल हे पुणे आहे. महाराष्ट्राचं मॅन्युफॅक्चरिंग हब हे देखील पुणे आहे. बंधू भगिनींनो, लक्षात ठेवा, मोदीजींनी या देशामध्ये मेक इन इंडियाचा नारा दिला आणि मेक इन इंडियाचा नारा दिल्यानंतर काय चमत्कार झाला बघा. जो देश सर्व प्रकारचे शस्त्रास्त्र या ठिकाणी इम्पोर्ट करत होता, आयात करत होता, आता तो देश आपलं स्वतःचं फायटर जेट देखील बनवतो, तो देश आपल्या तोफा देखील बनवतो, तो देश आपली सबमरीन देखील बनवतो, तो देश आपल्या नौका देखील बनवतो आणि यातल्या डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये सगळ्यात मोठा वाटा जर कोणाचा असेल तर तोही आपल्या पुण्याचा आहे. हे देखील या निमित्ताने सांगितलं पाहिजे. आत्मनिर्भर भारताची सुरुवात जी मोदीजींनी केली ती पुण्याने त्याला हात दिलेला आहे आणि आज या भारतामध्ये आपल्याला कल्पना अग्नीसारखं मिसाईल आपण तयार केलाय. जगाच्या पाठीवर जे 3 देशांकडे आहे ते आपल्याकडे आहे. 7,000 किलोमीटर दूर कुठेही शत्रूचं ठाणं असलं तरी ते नेस्तनाबूत करण्याची ताकद मोदीजींच्या भारतामध्ये आहे. हा नवीन भारत आहे मित्रांनो, नवीन भारत आहे. आपल्याला कल्पना आहे, आपण तो काळ पाहिलाय. या देशामध्ये आतंकवादी यायचे, या ठिकाणी बॉम्बस्फोट करायचे, या ठिकाणून निघून जायचे आणि आमचे प्रधानमंत्री अमेरिकेपुढे जाऊन रडायचे. बघा बघा, तो पाकिस्तान या ठिकाणी येतो, आमच्यावर हल्ला करतो, तुम्ही त्या पाकिस्तानला समजवा. त्या ठिकाणी बॉम्बस्फोट थांबायचे नाहीत. या देशाला कोणी मजबूत मानत नव्हतं, पण तुम्ही बघा मोदीजींच्या राज्यामध्ये बॉम्बस्फोट केल्यानंतर त्या ठिकाणी घुसून सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईक केला. 2019 नंतर या देशामध्ये बॉम्बस्फोट करण्याची पाकिस्तानच्या बापाची हिंमत देखील झाली नाही. हे मोदीजींनी या ठिकाणी करून दाखवलं. अरे मजबूत भारत तयार केलाय, मजबूर भारत नाही आहे, हा मजबूत भारत आहे. आठवा तो कोविडचा काळ,
ज्या काळामध्ये काय अवस्था होती, कोविडच्या काळामध्ये आपल्या नातेवाईकांकडे जाण्याची देखील या ठिकाणी चोरी होती, कोणाच्या मौत मिट्टीला जाण्याची देखील चोरी होती. आणि त्या काळामध्ये लोक म्हणायचे या भारतामध्ये किमान 40-50 कोटी लोक तरी मरतील. यापूर्वीच्या महामारी लोकांनी पाहिल्या होत्या, त्या प्रत्येक महामारीमध्ये 30-30 वर्षांनी या देशाला लसी मिळाल्या, कोट्यावधी लोक मेले. अनेक देशांना वाटत होतं आता भारत आमच्या पुढे येऊन हात पसरेल, भारत आम्हाला लसी मागेल आणि मग भिकाऱ्यासारख्या काही लसी त्यांना देऊ. लोकांना वाटायचं आता भारताला कोणी वाचवू शकत नाही. त्याच वेळी माननीय मोदीजींनी आपल्या शास्त्रज्ञांना तयार केलं आणि या ठिकाणी सांगितलं तुम्हाला रिसोर्सेस देतो. आणि बंधू भगिनींनो, याच पुण्यामध्ये देश गौरव मोदीजी आले आहेत. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया या देशाचे सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे सर्वात लाडके पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी. भारताला वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवणारे, आत्मनिर्भर व विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करणारे, जगाच्या पाठीवर भारताचे नाव कोरणारे नवभारताचे युगपुरुष आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांचा जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा. देश का नेता कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो. यानंतर मी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आदरणीय धीरजी घाटे यांना विनंती करते की त्यांनी आदरणीय मोदीजींचा सत्कार करावा. त्याचसोबत आदरणीय भीमालेजी, राजेशजी पांडे, विकसित भारताचे प्रतीक व मंगलमय भारताची भारत मातेची अशी मूर्ती प्रदान करण्यात येत आहे. भारत माता की वंदे वंदे. यानंतर आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार यांना मी विनंती करते की त्यांनी मोदीजींचा सत्कार करावा. राम मंदिराची उत्तम प्रतिकृती, त्याच्यावर महायुतीची ताकद असलेलं असं एक स्मरणचिन्ह आदरणीय दादा प्रदान करत आहेत. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. यानंतर पुण्याचे लाडके उमेदवार आदरणीय मुरली अण्णा मोहोळ यांना मी विनंती करते की त्यांनी मोदींचा सत्कार करावा. खास ऐतिहासिक अशी मराठा चे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे यांना मी विनंती करते की त्यांनी मोदीजींचा सत्कार करावा. जय भाजपा नमो 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 नमो. जय भाजपा महायुतीचं शक्तीचं प्रतीक नमो नमो अशी संत तुकारामांची मूर्ती त्यांनी प्रदान केलेली आहे. करेगा मोदी का परिवार. छत्रपती शिवाजी महाराज की
जय भवानी. छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमानं पावन झालेल्या भूमीमध्ये जगातील सर्वात लोकप्रिय नेते, देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं मी या पुण्यामध्ये मनापासून स्वागत करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि मोदीजींना पुन्हा प्रधानमंत्री करण्यासाठी या देशातील 140 कोटी जनता आतुर आहे. तीच गॅरंटी या समोर अथांग पसरलेल्या जनसागराने आज दिलेली आहे. आणि आज व्यासपीठावर उपस्थित आपले लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी, अजितदादा, चंद्रकांतदादा आणि मनसेचे अमित ठाकरे, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर, आपले संसद रत्न खासदार श्रीरंगप्पा बारणे, पुण्याचे कर्तृत्ववान महापौर मुरलीधर मोहोळ, विकासाचा बारामती पॅटर्न घेऊन चालणाऱ्या सुनेत्राताई आणि शिरूरचे शिवाजीराव आढळराव यांना विजयांची गॅरंटी देण्यासाठी आपण सगळेजण इथे उपस्थित आहात. इथं धनुष्यबाण असेल, कमळ असेल, घड्याळ असेल, या चिन्हांना मतदान म्हणजे मोदींना मतदान, मोदीजींना मतदान. आणि म्हणून महायुतीच्या प्रत्येक उमेदवाराला मत म्हणजे आपल्या मोदीजींना मत, देशाच्या विकासाला मत. आणि म्हणून लोकांचं प्रेम, लोकांचा विश्वास आज मोदी साहेबांसोबत आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या सभा होत आहेत, या सगळ्या सभा अशाच रेकॉर्ड ब्रेक होत आहेत. माणसं मोदीजींवर प्रेम करतायत, महाराष्ट्र प्रेम करतोय, देश प्रेम करतोय. त्याचीच प्रचिती या मोठ्या सभेमध्ये या ठिकाणी आपल्याला आलेली आहे. प्राण जाय पर वचन न जाय ही मोदीजींच्या कामाची पद्धत आहे. उन्होंने एक बार कह दिया तो कह दिया. त्यांनी म्हटलं 370 कलम हटवणार, त्यांनी 370 कलम हटवून दाखवलं. आपल्या काश्मीरला आपल्याला भारताबरोबर जोडलं. राम मंदिर आपल्या सगळ्यांना स्वप्नवत वाटत होतं, परंतु राम मंदिर करणार म्हणून म्हटल्यानंतर अयोध्येमध्ये राम मंदिर उभं राहिलं आणि करोडो राम भक्तांचं स्वप्न पूर्ण झालं. आणि जो कहते हैं वो करते हैं, उनको मोदी कहते हैं. बरोबर ना? काँग्रेसने 60 वर्षात देश बुडवला, पण मोदीजी त्यांच्या नसामध्ये रक्ताच्या थेंबात देशभक्ती भरलेली आहे. जेव्हा मोदीजी द्वारकेला पाण्याखाली गेले, तेव्हाही त्यांनी भगवान श्रीकृष्णाकडे देशहिताचीच प्रार्थना केली. हा फरक आहे. देश बुडवणारे कुठे आणि देशहिताची प्रार्थना करणारे कुठे. आणि म्हणून राष्ट्रभक्ती आणि देशभक्ती मगाशी मी म्हणालो त्याप्रमाणे नसात भिनली आहे. त्यामुळे राष्ट्राला महासत्ता करण्याचं वचन देखील ते पूर्ण करून दाखवतील. खरं म्हणजे ही लढाई महायुती विरुद्ध महाआघाडी अशी नाहीये. ही लढाई जगभरात देशाचा सन्मान वाढवणारे आपले नरेंद्र मोदीजी विरुद्ध देशाची बदनामी करत फिरणाऱ्या राहुल गांधींची आहे. आणि त्यामुळे स्वप्नात जरी विचारलं कोणी या देशाचा प्रधानमंत्री कोण पाहिजे, तर स्वप्नात पण काय म्हणाल? हा विश्वास आहे. आणि म्हणून विश्वास का दूसरा नाम
मतलब मोदी, विकास का दूसरा नाम म्हणजे मोदी. आणि मोदी है तो सब मुमकिन है. विश्वभरामध्ये मोदीजीने देशाचा गौरव वाढवला. आणि मैं जब दावोस गया था तब वहां भी कई राष्ट्रपती, कितीतरी राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री मला भेटले, उद्योग जगतातले दिग्गज भेटले. त्यांनी देखील आपल्या प्रधानमंत्र्यांच्या बद्दल एक आदर व्यक्त केला. आणि म्हणून आपल्या राज्यात आज 5 लाख रुपयाचा परदेशी गुंतवणूक आली. बांधवांनो भगिनींनो, हे डबल इंजिनचं सरकार काम करतंय. आणि म्हणून 10 वर्षामध्ये मोदीजींनी केलेला देशाचा विकास आणि गेले 50-60 वर्षात काँग्रेसने केलेला भ्रष्टाचार याची तुलना केली तर लोक कोणाच्या मागे उभे राहतील? मोदीजींच्या मागे उभे राहतील. आज 2014 पूर्वी आपण पाहिलं तर देशात बॉम्बस्फोट, दंगली, भ्रष्टाचार, घोटाळे सगळं होत होतं. परंतु 2014 नंतर एकही बॉम्बस्फोट नाही आणि एकही भ्रष्टाचाराचा डाग मोदीजींना लावू दिला नाही. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो की हे तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. आणि म्हणून ये चुनाव राष्ट्र की अस्मिता है, देश के विकास का चुनाव है, देश के प्रगति का चुनाव है. आणि गॅरंटी या देशात फक्त मोदीजींची चालते, बाकी सगळ्यांच्या गॅरंटी फेल झालेल्या आहेत. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगेन की मोदीजींजवळ विकास आहे, विजन आहे. विपक्षाकडे काय फक्त भ्रष्टाचार है. मोदीजी के पास राष्ट्र नीति है, विपक्ष के पास भ्रष्टाचार की नीति है. मोदी जी का विजन विकसित राष्ट्र है, जबकि देश को बांटना विपक्षियों का मिशन है. ये फर्क है. आणि म्हणून एक तरफ देश को लूटने वाले घरबेदी है तो दूसरी तरफ देश को महासत्ता बनाने वाले नरेंद्र मोदी है. आणि म्हणून मोदी जी कहते सबका साथ सबका विश्वास. आणि म्हणून मी एकच सांगतो, मी जास्त वेळ घेणार नाही, मोदीजींना आपल्याला ऐकायचं आहे. आणि म्हणून या येत्या 7 तारीख आहे ना दादा, 7 आणि 13, येत्या 7 आणि 13 तारखेला ज्या मोदीजींनी त्या देशातल्या 80 कोटी जनतेला मोफत राशन देण्याचा निर्णय घेतला, 25 कोटी जनतेला दारिद्र्य रेषेच्या वर काढलं, 10 कोटी जनतेला घरं देण्याचं काम या ठिकाणी केलं. त्या रोटी, कपडा, मकान देणाऱ्या आपल्या प्रधानमंत्रीजींना पुन्हा प्रधानमंत्री बनवायचं आहे. फिर एक बार, अब की बार. आणि म्हणून येत्या 7 तारखेला आणि 13 तारखेला आपल्याला धनुष्यबाण आहे, कमळ आहे आणि घड्याळ आहे. या निशाणीचं बटन दाबायचं आहे. घड्याळाला मत दिलं म्हणजे ते पण मोदीजींना मिळणार आहे, धनुष्याला मत दिलं तेही मोदीजींना मिळणार आहे, आणि कमळाला मत म्हणजे मोदीजींना मत. आणि म्हणून ही लढाई जगभरामध्ये देशाचा सन्मान वाढवणारी आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला माझी विनंती आहे की येत्या 7 आणि 13 तारखेला या 4ही उमेदवारांना आपल्याला विजयी करायचं आहे. पुणेकर खूप हुशार आहेत. एखाद्याच्या घरासमोरची गाडी काढायची असेल त्याची हवा काढतात, एखाद्याची
उमेदवार निवडायचा असेल, पराभूत करायचा असेल तर त्याची हवा काढतात. आणि आपण 7 आणि 13 तारखेला या विरोधी पक्षाच्या सर्व उमेदवारांची हवा काढून टाकणार आणि चौकार मारणार, अशा प्रकारचा विश्वास व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा आदरणीय देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं मनापासून स्वागत करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम. बोलो भारत माता की. वंदे वंदे. यानंतर जगातले सर्वात मोठे राजनेते, भारताला विश्वगुरू करण्यासाठी ज्यांनी आपलं सर्वस्व अर्पण केलंय, असे विकसित भारताचे, नवभारताचे युगपुरुष आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांना मी आमंत्रित करते. छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी. शौर्य, कर्म आणि पुण्यभूमी असलेल्या पुण्यातील भूमीला माझा नमस्कार. कसे आहेत सर्व पुणेकर? मैं देख रहा हूं जैसा केसरिया सागर लहरा रहा है. ये जो बच्चे इतने प्यार से तस्वीरें वगैरह लेके आए हैं, मेरी प्रार्थना है कि अब उनको नीचे बिठाइए. ये कब से ऐसे ही खड़े हैं. मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप जो प्यार दिखा रहे हैं. बच्चों को कहिए आराम से बैठे. हाँ बैठिए बेटा, आप बैठिए. देख लिया मैंने, तस्वीर देख ली. हाँ साथियों, इस धरती ने महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले ऐसे अनेक संत समाज सुधारक देश को दिए हैं. और आज ये धरती दुनिया को शानदार इनोवेटर्स दे रही है, टेक एंटरप्रेन्योर्स दे रही है. पुणे जितना प्राचीन है उतना ही फ्यूचरिस्टिक है. ये जरा माइक की व्यवस्था देखने वाले, मुझे लगता है आपका इकोसिस्टम चल रहा है, क्योंकि मैं जब शुरू में सुन रहा था तो इको नहीं था. कहीं आपने इको चालू कर दिया है क्या? माइक वाले हैं, सुनते हैं, जरा करेक्ट कर लें. मुझे इको की जरूरत नहीं है. 140 करोड़ लोगों का इको बड़ा जबरदस्त है. पुणे में हर क्षेत्र के बेस्ट माइंड्स उपलब्ध है.
और तभी तो कहते हैं पुणे येथे काय उणे। साथियों, कांग्रेस ने देश में 60 साल तक राज किया, लेकिन कांग्रेस राज की सच्चाई ये थी कि देश की आधी आबादी के पास बेसिक सुविधाएं नहीं थी। और अभी तो हमें सिर्फ 10 साल आपकी सेवा करने का अवसर मिला है, सिर्फ 10 साल। लेकिन इन 10 वर्षों में हमने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा तो किया ही, और साथ ही हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने में जी जान से जुटे रहे। आवश्यकता और आकांक्षा दोनों की पूर्ति के लिए एक विजन लेकर जीवन खपा रहे हैं। आप भी जानते हैं, कोई शहर में रहे या गांव में, अच्छी सड़कों को देखकर, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर उसका मन प्रसन्न हो जाता है कि नहीं हो जाता है? होता है कि नहीं होता है? जरा जवाब देते भी रहिए भाई, ऐसे ही बैठे रहने का नहीं दूंगा मैं। अगर मैं करता हूं मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। अब मुझे बताइए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे हमें एक विश्वास पैदा होता है कि नहीं होता है? यहां पुणे मेट्रो देखिए, पुणे एयरपोर्ट का नया रूप देखिए, पालखी मार्ग देखिए, समृद्धि महामार्ग देखिए, जगह जगह को कनेक्ट करती सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन देखिए। ये सब आधुनिक हो रहे भारत की तस्वीर हैं, जीते जागते सबूत है। और पुणेवासी लिख लीजिए, महाराष्ट्र के मेरे भाई बहन, ये मोदी की गारंटी है। वो दिन भी आने ही वाला है जब आप देश की पहली बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। कांग्रेस ने अपने 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्च किया, ये आंकड़ा याद रहेगा। देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा, ये पुणे है और पुणे कोई चीज भूलता नहीं है। आंकड़ा याद रखेंगे आप। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो रिमोट वाली सरकार थी, उसने 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्चा किया, हम 1 साल में उतना खर्चा करते हैं। ये आंकड़ा याद रहेगा, बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं लोगों को। और कल अखबारों में सब नहीं छपेगा, मैं आपको बता के रखता हूं। वो तो कहीं फोन करके पूछेंगे छापे कि न छापे। यही है ना हाल यहां।
भाई और बहनों, आज का भारत अपने युवाओं के इनोवेशन, युवा टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप इंडिया का कमाल देखिए, सिर्फ 10 साल में ही भारत के युवाओं ने 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप बना दिए हैं। ये आंकड़ा याद रहेगा? कितने? और गर्व की बात है कि इसमें से अनेक ये हमारे पुणे में है। हमने जो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये जो हमारा मिशन है ना, हमने जो रिफॉर्म्स किए हैं, नीतिगत बदलाव किए हैं, उसका परिणाम मैपिंग के क्षेत्र में नजर आ रहा है। अंग्रेजों के जमाने में कानून बने पड़े थे, मैपिंग नहीं कर सकते, हमने सब उखाड़ के फेंक दिया। और आज मेरे देश के नौजवान उसमें आगे बढ़ रहे हैं। स्पेस हो, उसको हमने ओपन कर दिया, डिफेंस हो, ऐसे हर सेक्टर को युवा इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आज हिंदुस्तान ने खोल दिया है। देश में पहली बार ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है जो इनोवेशन को बढ़ावा देती है। और पुणे में तो बुद्धिमान नौजवान है। आपके लिए मैं खुशखबरी देता हूं, हमने इस बार बजट में, जो इंटरिम बजट था, 1 लाख करोड़ रुपया जो लोग इनोवेशन करना चाहते हैं उनको आंख बंद करके देने का हमने निर्णय किया है। साथियों, देश दुनिया में भी अपनी दमक दिखा रहा है। आज हमारा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर है, एफडीआई रिकॉर्ड स्तर पर है। और मेरे देश के नौजवान जो इनोवेशन कर रहे हैं, आज जो पेटेंट फाइल हो रहे हैं, आज हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा पेटेंट मेरे देश के नौजवान फाइल कर रहे हैं। साथियों, बीजेपी का संकल्प पत्र इसी काम को नई स्पीड और नए स्केल देने का रास्ता दिखाता है। 10 साल में भारत मोबाइल फोन इंपोर्टर था। 10 साल पहले, मेरे आने से पहले, 2014 के पहले, हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे। 10 साल में मेरे देश ने ये कमाल कर दी है कि आज हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए। और पुणे वालों, आपके लिए और एक खबरी, अब मेड इन इंडिया चिप्स, उससे दुनिया की गाड़ी आप चलते हुए देखेंगे। और मेरा पुणे तो ऑटोमोबाइल का हब है। अब हम भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बनते देखेंगे। आज एनडीए सरकार हर सेक्टर में भारत के युवाओं को
बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अवसर दे रही है। बीजेपी का संकल्प भारत को सेमी कंडक्टर हब, इनोवेशन हब, उसमें मजबूती देने का है। बीजेपी का संकल्प भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर है। बीजेपी का संकल्प भारत को हाइड्रोजन एनर्जी का हब बनाने का है। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने पहली बार देश के गरीब और मिडिल क्लास की बचत को बढ़ाने के बारे में सोचा है। अब मैं जो बातें बता रहा हूं ना, वो आप लोगों को सीधी सीधी लागू होती है, लेकिन जब तक मेरी बात सुनोगे नहीं, शायद आपका भी उस बात पर ध्यान नहीं गया होगा। काम कैसे होता है, मैं एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें आज आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। 2014 से पहले के 10 सालों में आपसे महंगाई और भ्रष्टाचार का डबल टैक्स वसूल किया जा गया। 2014 में सरकार बनाने के बाद हमने महंगाई पर भी नियंत्रण लगाया और भ्रष्टाचार पर भी कार्रवाई की। और आज आप देखिए, भ्रष्टाचारियों में खलबली मची है। 10 वर्षों में टैक्स पेयर्स को सिर्फ टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने, पहले जो इनकम टैक्स का सीमा थी, हमने 7 लाख रुपए तक नो इनकम टैक्स कर दिया। सीमा बढ़ाने से और दूसरे रिफॉर्म से देश के जो टैक्स पेयर है, उनकी जेब में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। मैं जो कहता हूं आंकड़े याद रखना, वो इसलिए कह रहा हूं। 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत, इससे मध्यम वर्गीय परिवारों का बहुत बड़ा बोझ कम हुआ है। हम लोग जन औषधि केंद्र चलाते हैं। देश में 15-20 हजार जन औषधि केंद्र भी चल रहे हैं, उसको हम बढ़ा भी रहे हैं। जन औषधि केंद्र और आयुष्मान योजना से, क्योंकि जन औषधि केंद्र में 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिलती है, 80% डिस्काउंट। वो साड़ी वाला भी बोर्ड लगाता है ना, डिस्काउंट, सारी महिलाएं वहां जाती है। हम जन औषधि केंद्र 80% डिस्काउंट से दवाई बेचते हैं, ताकि गरीब आदमी को अपने परिवार की चिंता कम हो। आयुष्मान योजना से गरीब और मिडिल क्लास को 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये जो दवाइयां वगैरह बिकी है ना, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, बीमारी में ये योजनाएं आप जैसे मेरे सभी परिवारजनों का बहुत बड़ा सहारा बनी है। और अब तो मोदी ने एक बड़ी गारंटी दी आपको, और वो तो आप सबके काम आने वाली है। हर परिवार में आज 70 साल की ज्यादा उम्र के दादा दादी, पिता माता, नाना नानी, चाचा, कोई न कोई होता है। और 70 साल के बाद कुछ न कुछ बीमारी तो आ ही जाती है। हर एक को तो मोदी जैसा नसीब नहीं होता है।
अब जो मेहनत करने वाला, कमाने वाला परिवार में व्यक्ति है, उसके सामने दुविधा रहती है, चिंता रहती है। एक तरफ बच्चों को आधुनिक शिक्षा देनी है, बच्चों के सपने पूरे करने, उनकी आवश्यकता हो। दूसरी तरफ परिवार में बुजुर्ग माता पिता हैं, दादा दादी है, चाचा चाची हैं, उनको खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दवाई, बीमारी, ये हर मेहनत करने वाले परिवार के लिए चिंता का विषय होता है। आप जो लोग मेहनत करके कमाते हैं और आज अभी अपने माता पिता का दवाई का बोझ भी उठाते हैं, मोदी की गारंटी है, आप जैसे अपने माता पिता का 70 साल से ऊपर के लोगों का दवाई का जो खर्च करते हैं, अब ये बेटा करेगा, मोदी करेगा। 70 साल से ऊपर का किसी भी परिवार का 70 साल के ऊपर के माता पिता जो भी होंगे, उन सबके इलाज की चिंता मोदी करेगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, सस्ते डेटा से भी आज मोबाइल फोन के बिना जिंदगी असंभव हो गई है। आईपैड के बिना काम नहीं हो सकता है और डेटा बहुत खर्च होता है। अगर पहले वाली सरकार के समय के हिसाब से चलते तो कितना आपको बोझ होता। सस्ते डेटा से भी, और खास करके मेरे नौजवानों को, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हर महीने हजारों रुपयों की बचत हो रही है। इसी के बलबूते आज मेरे देश का युवा डेटा गवर्नेंस में, डेटा माइनिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। मिडिल क्लास से सपनों का घर हर परिवार की इच्छा होती है। मध्यम वर्ग के परिवार की इच्छा होती है कि भाई अपना खुद का घर होना चाहिए। किराए में बच्चों को रहना पड़े ऐसा कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वो बहुत मेहनत करके पैसे बचा करके किसी योजना में जाता था, किसी स्कीम लॉन्च कर दी, उसमें बुक करवा देता था, पैसे देता था और बाद में सब गफले महसूस होते थे। मध्यम वर्ग के परिवार को घर मिले, सुरक्षित घर मिले, उसने जो तय किया है वो घर मिले, इसके लिए इस देश में हमने कानून बनाया, रेरा का कानून। और ये रेरा के कानून के कारण करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों का सुरक्षा कवच बन गया है। साथियों, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है और मोदी उनको पूछता है जिनको पहले की सरकारों ने पूछा तक नहीं था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं आज, और पुणे में आया हूं तो शायद ये बात बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। हमारे शहरों में रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथी, ये कोई मोदी आया उसके बाद आए क्या? पहले भी थे, लेकिन इनमें ज्यादातर साथी गांव से आए हैं, एससी, एसटी, ओबीसी समाज से आए हैं। उसमें हमारी बहनें काम करती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, जिन गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन उन बैंकों में उनको पैर रखने की जगह नहीं थी, मोदी ने बैंकों के दरवाजे खोल दिए। रेहड़ी पटरी वालों को फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ने का काम किया, पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। पुणे सहित देश भर में करीब 70 लाख ऐसे साथियों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बिना गारंटी लोन मिल चुका है। और ध्यान दीजिए, ये बिना गारंटी लोन दिया गया है। और जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उन रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों की गारंटी
मोदी लेता है। और ये सिर्फ वन टाइम लोन नहीं है, इससे ग्रोथ की उनके एस्पिरेशन जगी है। एक लोन चुकाते हैं तो फिर 2 गुना नया लोन मिलता है और वो अपने छोटे बिजनेस को और बड़ा बनाते हैं। ये एस्पिरेशन का ग्रोथ, ये सही मॉडल है विकास का, और यही बीजेपी का विकास का मॉडल है। साथियों, महाराष्ट्र ने लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा है, और आज मुझे कुछ कहने से पहले, और मैं जो बोलूंगा कोई अपने व्यक्तिगत सर पे न ले टोपी, लेकिन हमारे यहां कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती हैं और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। आज से 45 साल पहले यहां के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की, और तब से महाराष्ट्र एक अस्थिरता के दौर में चला गया और कई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। ये विपक्ष को ही अस्थिर नहीं करते, ये आत्मा कुछ भी कर देती है। वो अपनी पार्टी में भी ऐसा ही करते हैं, और ये आत्मा ऐसा करती है परिवार में भी कर देती है। 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार आई, तो भी ये आत्मा उस सरकार को अस्थिर करने के काम में लग गई, और 2019 में तो उन्होंने जनादेश को ही इतना बड़ा अपमान किया, वो महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। और आज सिर्फ महाराष्ट्र को अस्थिर करना ही आत्मा को संतोष नहीं होता है, देश में अस्थिरता पैदा करने का खेल चल रहा है। आज भारत को ऐसी भटकती आत्माओं से बचा करके देश में एक स्थिर, मजबूत सरकार की तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। और मैं तो चाहूंगा महाराष्ट्र में जो ये महायुति है हमारी, वो मजबूती के साथ ऐसे आगे बढ़े कि पिछले 25-30 साल की जो कमियां रही हैं, वो सारी कमियां पूर्ण करके विकसित भारत के सपने को ड्राइविंग इंजन देने का काम करे शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजीत जी के नेतृत्व में। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और आघाड़ी वालों का उनका मॉडल क्या है? कांग्रेस के शाहजादे को अब मजा आया आपको। इसी इंतजार में घर से निकले थे क्या? ये कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कैसे ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है,
तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। साथियों, दुनिया आज कह रही है कि इंडस्ट्री 4.0 को भारत लीड करेगा, लेकिन कांग्रेस भारत को लाइसेंस कोटा राज की तरफ धकेलने में जुटी है। कांग्रेस के शाहजादे की बातें खतरनाक है। खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ छोड़ करके निकल रहे हैं। नौजवान जिन्होंने जिंदगी के 15-20 साल महत्वपूर्ण वर्ष कांग्रेस को दिए, वो आज कांग्रेस छोड़ करके निकल रहे हैं और आकर के एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस को माओवादियों ने कब्जे में ले लिया है। एक समय था जब रेडियो खरीदना हो ना, रेडियो तो लाइसेंस लेना पड़ता था। बिना लाइसेंस रेडियो नहीं रख सकते थे। क्या आप दुनिया को उस जमाने में ले जा सकते हैं क्या? ये लाइसेंस राज में देश को ले जा सकते हैं क्या? क्या हमें फिर से लाइसेंस राज चाहिए क्या देश में? भाइयों बहनों, मोदी का तो ड्रीम है। मैं जो 2047 विकसित भारत की बात करता हूं ना, मेरी इच्छा क्या है मैं बताता हूं। ये मेरे दिल में पड़ा हुआ है। एक, मध्यम वर्ग और ऊपर के जो परिवार है, उन परिवारों में से ये सरकार की किच पूरी तरह बंद हो जानी चाहिए। सरकार उनकी जिंदगी से निकलनी चाहिए। ये सरकार को आदत हो गई है हर किसी को टांग अड़ाओ। मैं इसमें से सरकारों को बाहर निकालना चाहता हूं और गरीब को जब जरूरत पड़े सरकार 24 घंटे मौजूद होनी चाहिए। वरना आज ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ढिकना लाओ, फनाना लाओ, ये करो, वो क्या है मतलब भाई? कब तक ये मध्यम वर्ग के लोगों को परेशान करते रहोगे? और मेरे मन की इच्छा है 2047 तक जब देश विकसित भारत बनेगा, ये सारी किचपिच चली जाएगी। दोस्तों, आप जैसे परिश्रमी लोग जो दिन रात मेहनत करके अपना परिवार आगे बढ़ा रहे हैं, देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, अब ये शाहजादे की नजर आपकी मेहनत की कमाई पर पड़ी है। ये लोग अब कह रहे हैं कि आप जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, आप जो कमाते हैं, उसका एक्सरे करेंगे। आपके लॉकर का एक्सरे होगा, अंदर क्या पड़ा है। आपके घर का एक्सरे होगा, अंदर क्या पड़ा है। एक्सरे होगा कितनी गाड़ियां हैं, एक्सरे किया जाएगा। आपकी संपत्ति, आपके पास जो स्त्री धन होगा, उसकी जांच होगी। आपके मंगलसूत्र की जांच होगी। साथियों, ये कांग्रेस के महाशय कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की सोच रहे हैं। मतलब आपने जो संपत्ति अर्जित की है, हिंदुस्तान का हर मां बाप, उसके मन में इच्छा रहती है कि मैं जो कुछ भी कमाता हूं कुछ न कुछ बचाऊं, ताकि मरने के बाद अपने संतानों को कुछ दे करके जाऊं। हर मां बाप ये चाहता है, खुद खर्चा नहीं करता है, पैसे बचाता है अपने संतानों को देने के लिए। अब आप नहीं दे पाएंगे। आपके पास अगर 2 घर है तो ये घर ये कब्जा कर लेंगे, 2 गाड़ी है तो 1 गाड़ी कब्जा कर लेंगे, खेत 10 एकड़ का है तो 5 एकड़ गया, और आधे से अधिक 55% टैक्स लगा करके वो लूटने की बात कर रहे हैं जी।
यानी जीते जी तो लूटते हैं, मरने के बाद भी लूटने के खेल खेल रहे हैं। यानी आप कुछ तय नहीं करेंगे, सब कुछ कांग्रेस तय करेगी। क्या 140 करोड़ का देश ऐसे चल सकता है क्या? क्या ऐसी चीजें हमें मंजूर है क्या? हम ऐसी चीजों को चलने देंगे क्या? ऐसे माओवादी प्लान सुनकर कौन यहां इन्वेस्ट करेगा? कौन स्टार्टअप को लगाने की हिम्मत करेगा? साथियों, मोदी आज जो कुछ भी है, बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया ना, उसके कारण एक गरीब का बेटा आज प्रधानमंत्री बन पाया है। और कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया। वही मोदी के लिए बाबा साहब और उनका संविधान किसी ईश्वर से कम नहीं है। ये भाजपा ही है जिसने संविधान दिवस मनाना शुरू किया, और जब पार्लियामेंट में मैं संविधान दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव लेकर के आया, ये कांग्रेस पार्टी ने घोर विरोध किया। उन्होंने कहा 26 जनवरी तो मना रहे हैं, संविधान दिवस मनाने की क्या जरूरत है? बाबा साहब आंबेडकर के प्रति उनके मन में क्या भाव है, इसका यह उदाहरण है। ये भाजपा ही है जिसने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। बाबा साहब की भावना के विरोध जाकर अब कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले संविधान के पीठ पे छुरा भोंकने पर लगे हुए हैं। साथियों, जब हिंदुस्तान का संविधान बना, सारे विद्वान लोग उसमें बैठे थे और वो आरएसएस बीजेपी वाले उसमें नहीं थे। सारे लोग बैठे थे, कांग्रेस के महारथी बैठे थे, और संविधान सभा ने महीनों तक चर्चा की और चर्चा करके तय किया कि भारत में कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होगा। ये हमारे देश के संविधान की मूल भावना है। लेकिन ये वोट बैंक में अंधे हो चुके लोग, धर्म के आधार पर देश के बांटने वाले लोग, आज धर्म के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी जिनको आरक्षण मिला हुआ है, संविधान के द्वारा मिला हुआ है, संसद के द्वारा मिला हुआ है, बाबा साहब आंबेडकर के कारण मिला हुआ है, अब उसमें डाका डाल करके उसमें से निकाल करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने की योजना बना रहे हैं। क्या इस देश का कोई दलित आरक्षण के हक को छोड़ करके मुसलमानों को दे सकता है क्या? इस देश का कोई भी आदिवासी आरक्षण के हक को छोड़ करके मुसलमान को दे सकता है क्या? इस देश का कोई भी ओबीसी आरक्षण का हक छोड़ करके मुसलमान को दे सकता है क्या? और उन्होंने कर्नाटका का एक मॉडल डेवलप किया है। ये कर्नाटका मॉडल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया कि धर्म के आधार पर नहीं कर सकते हो। कांग्रेस को लताड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अब नई चालाकी की। उन्होंने कर्नाटका में क्या किया, रातों रात सभी मुसलमानों को एक फतवा निकालकर ओबीसी बना दिया, सबको ओबीसी बना दिया, सर्कुलर निकाल दिया, थप्पा मार दिया। और जैसे ही वो रातों रात ओबीसी बने, सुबह ओबीसी के पास जो 27% आरक्षण था उस पर डाका डाल करके आधे से ज्यादा माल वो उठा गए। ओबीसी वाले सारे लटकते रह गए। मुझे बताइए भाइयों, क्या इस देश में चलेगा क्या ऐसा? ये इंडी अगाड़ी वाले जरा कान खोल के सुन लो।
मोदी भी जिंदा है। ये कान खोल करके सुन लो साहजादे, ये जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा, ये देश नहीं होने देगा। और जो ये मंसूबे रखते हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए ये देश राजनीति के नक्शे से मिटा देगा जी। जब तक मोदी है इंडिया गाड़ी वालों की सारी साजिशें नाकाम हो करता रहेगा। साथियों, कांग्रेस शासन की एक और पहचान रही है आतंकवादियों को खुली छूट। हम कैसे भूल सकते हैं वो समय जब आए दिन देश में आतंकी हमले और बम ब्लास्ट होते थे। आतंकियों ने महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे को लहूलुहान कर दिया था। जर्मन बेकरी के सामने क्या हुआ था साथियों? हमारे महाराष्ट्र में तो जब बाहर निकलते हैं ना तो क्या कहते हैं? ये तो ऐसा ही कहते हैं ना, ये तो नहीं आऊंगा तो नहीं कहते, जाता है फिर कहता गए ये तो जाता हूं ऐसा नहीं कहते। लेकिन कांग्रेस इंडिया गाड़ी के राज में क्या गारंटी है कि ये तो कहने के बाद गया हुआ बेटा घर जिंदा लौट के आएगा? कोई गारंटी नहीं दोस्तों। 10 साल पहले हिंदुस्तान में आतंकी हमले होते थे कि नहीं होते थे? मुंबई में आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? काशी में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? अयोध्या में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? आज बंद हुए कि नहीं हुए दोस्तों? आज बंद हुए कि नहीं हुए? जो यहां पड़ोस में से ये धमाके फमाके करने की आदत हो गई थी ना, और जो आतंकवादी बेचते थे उनको आज आटे के लाले पड़ रहे जी। और ये मोदी है घर में घुस करके मारेगा। ये पीएफआई के लोग, आतंकी साजिश करने वाले लोग, बहुत बड़ा संगठन, शस्त्रों की ट्रेनिंग, आए दिन देश में धमाके करते रहना, उस पीएफआई पर हमने प्रतिबंध लगा दिया। उनके बड़े बड़े 30 मार्का जेलों में सड़ रहे हैं। और ये कांग्रेस वाले चुनाव वोट के लिए उनका सहयोग लेने केरल पहुंच गए जी। क्या ऐसे लोग आपको सुरक्षा दे सकते हैं क्या? ऐसे लोग आपका भला कर सकते हैं क्या? कांग्रेस और इंडिया गाड़ी के ये तुष्टीकरण के कारण आतंकवाद से देश में हाहाकार मचने लगा, तो कांग्रेस ने एक और गहरी साजिश रची थी। पुणे की ये धरती इसकी साक्षी है। कांग्रेस ने सारा दोष निर्दोष हिंदुओं पर मरने के लिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ दी थी। इन लोगों ने निर्दोष हिंदुओं को जेल में डालकर प्रताड़ित किया था। कांग्रेस ने तो 26/11 मुंबई हमले का लांछन भी पवित्र भगवा पर लगाने की तैयारी कर रखी।
कांग्रेस वाले तो भगवा को आतंकी कहने वाली किताबें तक छाप करके बैठे थे। ये वो लोग हैं जब आतंकवादी यासीन पटकाल पकड़ा जाता है तो उसके पक्ष में बयानबाजी करते हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकी याकूब मेमन को फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को न्यायालय तक खुलवा देते हैं। साथियों, ये समय भारत का है। वो वक्त चला गया सदियों पुराने सपने पूरा करने का सामर्थ्य हम रखते हैं दोस्तों। 500 साल पुराना सपना, कितनी पीढ़ियां चली गई, लाखों लोग शहीद हुए प्रभु राम का मंदिर बनाने के लिए। आज अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है कि नहीं है? क्या देश आजाद हुआ उसके दूसरे दिन ये काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? लेकिन इनको वोट बैंक की राजनीति, और आप देखिए अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, उसको भी ठुकरा दिया। साथियों, इस देश में ये जितनी बातों को लेकर के कांग्रेस ने देश को गुमराह किया इतने सालों तक, अब देश सपने भी लेकर के चलता है, संकल्प लेकर के भी चलता है। और साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम, मेरा भारत, मेरा परिवार, और आपके लिए 24/7, आपके लिए 24/7 फॉर 2047, ये मोदी की गारंटी है। हमारे मुख्यमंत्री शिंदे जी तो लंबे समय से एनडीए के साथी रहे। देवेंद्र फडणवीस जी के पास भी बेहतरीन अनुभव है, और अब अजित दादा हो या राज ठाकरे जी हो, ये सब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो महायुति बनी है, ये विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए बनी है। और इसलिए पुणे में भाई मुरलीधर मोहोल जी, बारामती में बहन सुनेत्राताई पवार जी, शिरूर से शिवाजीराव पाटिल जी, और मावल से श्रीरंग बारने जी, हर पोलिंग बूथ में इनको विजयी बनाना है। हर पोलिंग बूथ में विजयी बनाएंगे। पहले के वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सबसे ज्यादा वोटिंग हो इसके लिए प्रयास करेंगे। कितनी ही गर्मी क्यों न हो, मतदान ज्यादा करेंगे। मतदान दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। पूरे गांव में, बूथ में फेस्टिवल का वातावरण बना देंगे। पहले मतदान, फिर जलपान। पहले मतदान, फिर जलपान, याद रखोगे? इन सभी साथियों को आप जो वोट देंगे ना,
वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आपका एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। तो आप मतदान भारी मात्रा में करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा, घर घर जाइएगा और हर घरों में जाकर के कहिएगा कि मोदी जी पुणे आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। आपके मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए, आपके मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू कीजिए और इन सबको विश्वास दीजिए कि आप भारी मतदान कराएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत, भारत माता की। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो भारत माता की। देश का नेता कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो। अब की बार, अरे अब की बार, अब की बार